वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार जोरदार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है डेमोक्रेसी वाई एंड व्हाट, यानी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई इज डेमोक्रेसी। भाई क्यों है और क्यों हमारे को जरूरत है डेमोक्रेसी की, और आखिर में डेमोक्रेसी क्या होता है। तो बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करने वाले हैं, जो कि कुल मिलाकर के 30 एमसीक्यूज आपके सामने हैं इस वीडियो के। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपका इस बार का जो एग्जाम है वो सीबीएसई जो है आपका एग्जाम इस बार का लेने वाली है। कैसे, किस फॉर्मेट में? तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम जो है आपका वो लेने वाली है, जिसमें आपको ओएमआर शीट को जो है फिल करना है। ठीक है, यानी गोले भरने हैं। तो एमसीक्यूज की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई इसकी तैयारी करने के लिए कि आप जो है बुक्स को पढ़िए। बुक्स को तो पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन तो उसी में से आने वाले हैं, और साथ में आप एमसीक्यूज को करिए। ठीक है, तो इससे आपका डबल फायदा होगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जाम कैसा आता है, पैटर्न क्या हो सकता है उसका, और आपको कितनी तैयारी है आपकी ये भी आपको मालूम चल जाएगा। तो देखिए, जो चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी वाई एंड डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस क्लास 9th का। तो इसके हम एमसीक्यूज को देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहां पर आपको मिल जाएंगी। इंग्लिश मीडियम में चाहे हिंदी मीडियम में, दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। क्लास 10th की भी अवेलेबल है, 11th की भी अवेलेबल है, 12th की भी है, यानी कि इनके भी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो आपके टर्म 1 में आने वाले हैं। तो काफी ज्यादा जो है वीडियोस अवेलेबल हैं आपके लिए, जितने अच्छे बेहतर ढंग से हो सकता है उतने बेहतर ढंग से आपके लिए अवेलेबल जो है करवा दिए गए हैं। ठीक है, आपको केवल जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करना है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी ग्रुप्स के अंदर, चाहे वो स्कूल का हो, ट्यूशन का, कॉलेज का, जहां भी आप पढ़ते हैं। कॉलेज में तो आप नहीं पढ़ते हैं, खैर इंस्टीट्यूट में या कोचिंग में जहां भी जाते हैं वहां पर शेयर करिएगा, ताकि उन बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो को करना है आपको लाइक और शेयर, समझ गए आप आराम से। और चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जो भी आगे हम फ्यूचर में डालेंगे। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी ब्लॉग एडू टेलीग्राम चैनल पर जाकर के सर्च करिए, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिएगा। वहां पर आपको तरह तरह की सारी पीडीएफ्स अवेलेबल मिल जाएंगी, चाहे वो नोट से रिलेटेड हो, चाहे बुक्स हो आपकी। ठीक है, एनसीईआरटी के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, उसमें एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड कर दी गई है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं हम, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है, जैसा कि आपको मालूम होगा, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। सीबीएसई क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है ये। इंग्लिश मीडियम में हमारे पास जो है क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो इसको देखते हैं हम फटाफट से और सॉल्व करते हैं आप और हम मिल करके एक साथ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म बताओ जिसमें जो रूलर्स होते हैं, जो रूल करेंगे कंट्री पे, उन्हें पीपल जो है वो इलेक्ट चूज कर करके भेजती है, पीपल के द्वारा जो है वो इलेक्ट होते हैं। तो भाई इस तरह की गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ जी, फटाफट किस तरह की गवर्नमेंट है ये, काफी आसान क्वेश्चन है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है भाई इस तरह के रूलर्स, जो मतलब डेमोक्रेसी लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब हुआ लोगों का शासन, जहां पर जनता का शासन हो, जनता के ऑर्डर्स चलते हो। ठीक है, तो इस तरह के जो है वो पीपल जो यानी रूलर्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करके भेजते हैं। जैसे कि आपके पीएम, आपके सीएम जो भी है, एमएलए जो भी है, देखते हो सभी के इलेक्शंस होते हैं और पीपल जो जाकर के वोट देते हैं। जिनको ज्यादा वोट मिलता है वो जो है रूलर्स बनते हैं आगे जाकर के, और हर 5 साल में इलेक्शन दोबारा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी हेल्प अस। आपसे जो है यहाँ पे बेसिकली डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पूछी गई है, तो इसका क्या मतलब है ये आपसे पूछा गया है। तो कह रहा टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, दे आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, या सो डेट वी कैन गेट वोटिंग राइट्स, टू फिगर आउट व्हाट लाइज इन अ डेमोक्रेसी, या नन। तो फटाफट बताइए कि भाई जो डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है, यानी कि जो लोगों का शासन, या लोग जो है, जो उस देश की जनता होती है, वो असल में जो है उस देश की शासक कहलाती है, रूलर कहलाते हैं। लेकिन वे लोग क्या करते हैं, जो है अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं, जैसे इंडिया के अंदर होता है इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पर। तो ये यही करता है, टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। इस तरह की जो है ये हेल्प करता है हमारे को डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को जानने के बाद। तो आपको डेफिनेशन बेसिकली पता होना चाहिए। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ वर द रूलर्स ऑफ म्यांमार इलेक्टेड। म्यांमार में जो रूलर होते हैं वो किस प्रकार से इलेक्ट किए जाते हैं, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास के देशों में किस प्रकार से रूलर्स जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं, तो आपसे पूछा गया है। तो वहां पर जो है ना आर्मी का ज्यादा रूल होता है म्यांमार के अंदर, जैसे कि अभी आपको पता होगा वहां पर अभी भी क्या है, आर्मी का रूल चल रहा है। एकदम रोडों पे जो है टैंक चल रही है, वहां पर तख्ता पलट हो चुका है वहां पर, ठीक है ना। तो दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकॉज द रूलर बिकेम द रूलर्स, जो आर्मी के चीफ्स होते हैं, हेड होते हैं, वही जाकर के क्या बन जाते हैं, रूलर्स बन जाते हैं म्यांमार के अंदर। डेमोक्रेसी आई थी इसके अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी ये, मतलब अभी भी है, लेकिन अभी क्या हो चुका है, वहां पर तख्ता पलट हो चुका है। तो अभी जो वहां की गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि वहां पर आर्मी जो है वो रूल कर रही है। तो म्यांमार के बारे में आपने देख लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सऊदी अरब के अंदर क्या होता है। सऊदी अरब के जो रूलर्स होते हैं वो कैसे चूज किए जाते हैं, पीपल के द्वारा नहीं, आर्मी के द्वारा नहीं। भाई रॉयल फैमिली में जिनका जन्म होता है, शाही घरानों में, तो वे लोग जाकर के आगे क्या बनते हैं, सऊदी अरब के अंदर रूलर्स सिलेक्ट होते हैं या इलेक्ट होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। जिस जिस भी देश में इस तरह की गवर्नमेंट है जो इलेक्शन के द्वारा आई है, क्या वो सारे देश डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएंगे? यस, नो, मे बी या नन। देखिए ऐसा नहीं होता। जिस भी देश में आपको लगता है कि भैया जो पर्सन चूज होकर के आया है इलेक्शन के थ्रू वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, नहीं। डेमोक्रेसी का डायरेक्टली मतलब होता है भाई जनता का, ठीक है, पीपल के लिए। भाई सब कुछ इसके अंदर पीपल को मिड सेंटर में रख करके किया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चीजें बनेगी उस देश के अंदर, ठीक है। लेकिन देखिए आपके पास नॉर्थ कोरिया का एक एग्जाम्पल होगा, वहां पर भी इलेक्शन है, डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है अपने आप को, लेकिन भाई वहां इलेक्शन है, वो इलेक्ट होकर के आया है, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर, समझे। तो ऐसा नहीं होता है। ओके, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, हो भी सकता है जैसे कि इंडिया, ठीक है। तो वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन और डेमोक्रेसी की, जो भी इलेक्शन करवाती हैं जिस भी कंट्रीज के अंदर, क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है? तो हम ऐसा नहीं कह सकते और हम इसके लिए मना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि भैया जहां पर इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ऐसा भी नहीं बोल सकते, और जहां इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, नन। हम ऐसा नहीं कह सकते। ओके, ये आपसे पूछा गया था यहाँ पर, तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, समझे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस है, आप फटाफट इसका आंसर्स करेंगे। सर्टेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन पासिस द क्राइटेरिया टू बी इलेक्टेड, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्राइटेरिया लिखा गया है पीपल के द्वारा, पीपल के लिए, कि भैया आपको इन इन क्राइटेरियो को सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है रूल करेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। एनी एडल्ट, भाई जो भी मतलब आपकी कंट्री में जो भी बड़े लोग हैं वो सारे रूलर बन जाएंगे, गवर्नमेंट के जो है बॉडीज हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान के अंदर देखिए कुछ पूछा गया है कि इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ एक मिलिट्री कॉप के द्वारा जो है लेड किया था इसने, ठीक है, तख्ता पलट किया था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में बेसिकली क्या है ना कि आर्मी के पास ज्यादा पावर है वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के मुकाबले, तो वहां पर आए दिन जो है तख्ता पलट हो जाता है। तो परवेज मुशर्रफ जो था इसने भी यही किया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कब किया था, आपसे टाइम इसमें पूछा गया। तो 1999 में किया था इसने, और 2002 में इसको इसने जो है अपने आप को वहां का प्रेसिडेंट घोषित किया था, जो कि आपके अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कौन था वो, जनरल परवेज मुशर्रफ था। वी ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, ठीक है। सबसे पहले उसने कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को घोषित किया, और उसके बाद उसने प्रेसिडेंट बता दिया अपने आप को 2002 के अंदर। तो ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का, तो जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है। तो देखिए एक ही अगर आपको पता चलेगा तो आपको दो दो आंसर्स आसानी से मालूम चल गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट इन। डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है, या फाइनल डिसीजन जो बना लिया जाएगा या जो बनाया जाएगा, वो किसके हाथ में होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो ये होना चाहिए दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, ऐसे रूलर, ठीक है। देखो डेमोक्रेसी के बारे में पूछा गया तो भैया पक्का आपके प्रतिनिधि गए होंगे, जैसे कि हमने पीएम को इलेक्ट करके भेजा है, तो भैया जो फाइनल डिसीजन होगा वो इसके हाथ में होना चाहिए। ओके, तो दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि ऐसे पर्सन जो पीपल के द्वारा इलेक्ट होकर के गए हैं, केवल उसके हाथ में ये फाइनल डिसीजन होना चाहिए। क्वेश्चंस जो है हमारे बड़ी जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। 90 मिनट का आपका पेपर होगा, आपको भी इसी तरह से फटाफट आंसर करने होंगे। इतनी जल्दी भी मत करिएगा कि पता लगे एग्जाम ही छोड़ करके आगे, फिर बाद में तुक्का मार रहे हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड एवरी डैश ईयर फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। चाइना के अंदर इलेक्शन कितने सालों पर होता है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो चाइना में हर 5 साल में इलेक्शन होता है कंट्रीज के पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट वगैरह इसी के अंतर्गत आते हैं। और इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह का इलेक्शन जो होता है वो हर 5 साल पे होता है, ये आपको पता होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द चाइनीज पार्लियामेंट कॉल्ड। चाइना का जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहते हैं। जैसे कि भाई इंडिया का पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, संसद भवन कहते हैं। तो चाइना के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, क्या बोलते हैं, सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इट हैज नियरली डैश मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। चाइना के अंदर बेसिकली जो हर 5 साल में इलेक्शन होता है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने मेंबर्स जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो लगभग कितने भाई, कितने किए जाते हैं, 3000 पर्सन मेंबर्स जो है उसमें इलेक्ट किए जाते हैं। ओके। नाम आपको पता होना चाहिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, एकदम कम्युनिस्ट कंट्री है वो, ठीक है, चाइना की। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन डिड मैक्सिको बिकेम इंडिपेंडेंट। मैक्सिको जो है कब स्वतंत्र हो गया था, ये आपसे पूछा गया है। डायरेक्टली आपसे सवाल किया जाएगा, डायरेक्टली आपको बताना है। 1981 में जो है मैक्सिको इंडिपेंडेंट हो चुका था, ओके, या हो गया था, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज यहाँ पर गलत हो गया, बी नहीं, 1980 में हुआ था वो, ठीक है। हाँ जी, 1980 में हुआ था। कब हुआ था, 1980 में, पहले टिक लग गया, ओके। तो 1980 में ये स्वतंत्र हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी डैश ईयर टू इलेक्ट प्रेसिडेंट। मैक्सिको के अंदर इलेक्शन कितने साल पर होता है या कितने सालों पर होता है जहां से उसके राष्ट्रपति को चुना जाता है। 5 साल, 4 साल, 6 साल, 3 साल, एक फटाफट से कितने साल से, 6 साल में। देखिए हमारे यहाँ पे 5 साल में, मैक्सिको में 6 साल में, ओके। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। मैक्सिको के अंदर 6 लेटर हैं तो 6 साल, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। कोई भी ट्रिक बना लीजिए जो इससे भी आपको याद हो सके। ओके, मैक्सिको में क्या है, 6 लेटर है, तो भैया 6 साल में इलेक्शन होता है वहां के प्रेसिडेंट का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री ऑफ और डिक्टेटर्स रूलर्स। भाई जो कंट्रीज है, ऐसी कौन सी कंट्री है जो कभी भी मिलिट्री के अंतर्गत नहीं आई और किसी भी तानाशाही रूलर के अंतर्गत नहीं आई है। तो वो कंट्री जो है वो मैक्सिको ही है, ओके। कौन सी है वो, मैक्सिको ही वो देश है जिसके अंदर कभी भी मिलिट्री ने रूल नहीं करा और ना ही वहां के किसी तानाशाह ने वहां पर रूल किया है, ओके। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अंटिल 2015, 2015 तक इन सऊदी अरबिया वुमेन्स डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। आंसर आपको मिल गया होगा। बेसिकली यहाँ पर क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स था यहाँ पर, अंटिल डैश इन सऊदी अरब अ वुमन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। कितने सालों तक यानी किस वर्ष तक सऊदी अरब के अंदर विमेन को जो है यानी कि वहां की जो महिलाएं हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो 2015 तक उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, जबकि अब जो है उनको वोट देने का अधिकार सऊदी अरब में मिल चुका है, ठीक है। सऊदी अरब के तो नियम ही इतने तगड़े तगड़े हैं ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू गेट। कह रहे कि भाई रशिया के अंदर जो माइनॉरिटीज थे, ठीक है, जो अल्पसंख्यक थे, तो एस्टोनियो ने ऐसा क्या काम किया था जिस कारण जो है उनको काफी दिक्कत झेलने को या काफी दिक्कत उनको हुई थी या दिक्कतों का सामना उनको करना करना पड़ा था। तो ऐसी क्या चीज करी थी उन्होंने, द इकोनॉमिक्स राइट्स जो है वो ले लिए थे, या द राइट टू वोट से छेड़खानी करी थी, या राइट टू वुमेन्स वोट से जो है छेड़खानी करी थी। तो क्या चीज किया था उन्होंने, द राइट टू वोट जो है, ठीक है, मतलब जो पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, यानी कि जो रशिया के माइनॉरिटीज थे, जो अल्पसंख्यक थे जिनकी संख्या वहां पर काफी कम थी, उनको वोट देने का अधिकार जो है वो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता था, या इतना मुश्किल था उनके लिए कि वो शायद वोट दे भी नहीं पाते थे, ओके। सबसे ज्यादा मुश्किल जो था उनको वोट देने का अधिकार जो है कि भैया वो भी वोट देना चाहते हैं, ऐसा काफी ज्यादा ही मुश्किल कर दिया था किसने, एस्टोनियो ने, एस्टोनिया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव। एक डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है भाई, तो एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और एक वोट की सेम वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि अगर वही वोट आपके जो है कोई फिल्मी फिल्मी स्टार दे रहे हैं जिसकी तनख्वाह भाई हो सकता है 1 करोड़ पर डे हो, और किसी की तनख्वाह 1 रुपीज पर डे हो,
ठीक है, पर दोनों के वोट की वैल्यू एक समान होनी चाहिए। तो ए और बी इसका राइट आंसर होगा। डेमोक्रेसी में ही ये चीज पॉसिबल भी है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल्स इन। जिम्बाब्वे के अंदर इंडिपेंडेंस कब आया था, कब जिम्बाब्वे जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था? तो 1980 के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20 जिम्बाब्वे से ही रिलेटेड है। जिम्बाब्वेज लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्स द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होना था, बट ठीक है। तो कह रहे कि भाई जिम्बाब्वे का ऐसा कौन सा लीडर था जिसने इंडिपेंडेंस के बाद, सिंस इंडिपेंडेंस से जो है जिम्बाब्वे के अंदर रूल किया था? तो रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, कई बार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ओवर द इयर्स मुगाबेज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन डैश टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि मुगाबे की जो गवर्नमेंट थी कहाँ पर थी? जिम्बाब्वे के अंदर। तो इसने काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना चेंजेस किए थे, जिस कारण ये चाहता था कि प्रेसिडेंट की पावर जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो यही पूछा जा रहा है कि भाई कितनी बार इसने किए थे? तो भाई इसने काफी बार किए थे, सेवरल टाइम्स जो है इसने कोशिश करी थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला था, ताकि पावर जो है प्रेसिडेंट की वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस डिड मुगाबे गिव्स हिज पीपल ऑफ। हाँ जी, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन भी जिम्बाब्वे से ही रिलेटेड है। ओके, आपको बुक देखिए, अगर आपको बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है, नहीं का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो भी बनेगा वो किताबों से ही बनेगा। और साथ में आपको एमसीक्यूज देखने हैं। बस समझ लीजिए आप, साथ में आपको एमसीक्यूज देखने हैं, तब जाकर के एकदम फुल मार्क्स आएंगे। ओके, समझे कि नहीं समझे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए भाई फटाफट से, जल्दी से। तो इसने अपोजिशन पार्टी वर्कर वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टरप्टेड, यानी कि जो अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको ये प्रताड़ित करता था और उनकी मीटिंग को वो अवैध बताता था। तो ये बात उसने करा था भाई, बिल्कुल ठीक है। पीपल प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। अगर जो व्यक्ति गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर के प्रोटेस्ट करते हैं उनको इसने इलीगल ठहरा दिया था। तो जहां आपने देखा कि भैया एक से ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, तो भैया ऑल इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिम्बाब्वे से ही रिलेटेड था, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी जिम्बाब्वे से ही रिलेटेड है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन वाज मुगाबे फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस। उसको कब ऑफिस से या उसको सत्ता से जो है हटा दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2017 के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट रिक्वायरमेंट्स डू द पीपल ऑफ द स्टेट नीड बिफोर इलेक्शन। इलेक्शन से पहले क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए पीपल की? ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फटाफट और जल्दी बताइए। दे शुड फ्री टू थिंक, भैया वो सोचने के लिए एकदम फ्री होने चाहिए कि भाई किसको वोट देना है, वो अधिकार होना चाहिए उनके पास। उनके पास ओपिनियन होना चाहिए, टू फॉर्म एसोसिएशन होना चाहिए, यानी कि डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर आप सोचेंगे नहीं कि भाई आपको किसको वोट देना है, तो फिर कोई फायदा थोड़ी है। तो सोचने का जो है अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वट रिक्वायरमेंट्स डू द पीपल ऑफ द स्टेट नीड आफ्टर इलेक्शन। तो पहले पूछा गया था बिफोर इलेक्शन, अब पूछा जा रहा है आफ्टर इलेक्शन। तो भैया आफ्टर इलेक्शन भी देखिए क्या क्या उनके रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। एवरी ऑफिस बियरर हैज सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और लॉ के अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या राइट्स लिखे गए हैं, तो जो भी ऑफिस का बंदा होगा या जो भी इलेक्ट होकर गया है वो उसके अंदर ही रह करके काम करेगा, ये बात सही है। टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज, जो भी माइनॉरिटीज के जो अल्पसंख्यक है हमारे देश के अंदर, ठीक है, या किसी भी देश के अंदर, उनको जो वो दी गई है, जो गारंटीज दी गई है कि भैया आप जो है इस कंट्री में रहेंगे, आपको ये चीजें जो है ज्यादा मिलेगी, तो उसका वो रिस्पेक्ट करेंगे। और ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। तो ये भी बात इसकी बिल्कुल सही है। और वैसे भी आपको ऊपर देखा होगा आपने कि ए और बी हमारे दोनों ही सही निकले थे, तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आफ्टर इलेक्शन और बिफोर इलेक्शन दोनों ही आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। ठीक है, क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है? तो भाई ठीक है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो जहां भी डेमोक्रेसी होगी वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो भैया वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग और सिटीजन्स को जो राइट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो ये बात जो है बिल्कुल ही सही है। अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी? ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये रहा, विच इज ट्रू ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपसे जो है डेमोक्रेसी के बारे में 4 बातें दी गई हैं, आपसे पूछा गया कि कौन सी बात जो है वो इसमें से सच है। तो बाय द पीपल फॉर द पीपल, भाई डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है बाय द पीपल फॉर द पीपल। सीधी सी बात है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। भाई लीडर्स चेंज होते हैं पर स्टेबिलिटी रहती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, भाई उनको पता होना चाहिए कि पीपल का इंटरेस्ट किधर है, तभी तो काम करेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, एकदम इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, चाइनाज फेमिन ऑफ डैश वाज द वर्स्ट रिकॉर्ड फेमिन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। चाइना के मतलब वो टाइम पीरियड पूछा जा रहा है कि जो चाइना के लिए सबसे ही बुरा दिन था, और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो बिल्कुल वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो है आज तक का सबसे बुरी चीज हुई है। तो वो टाइम पीरियड जो है वो क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो वो टाइम पीरियड है 1958 से लेकर के 1961। तो 28 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए 2 क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, उनको देख लेते हैं हम कि वे 2 क्वेश्चंस कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 29, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन, डेमोक्रेसी जो है वो किस आधार पर होती है या उसका आधार जो है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। डिस्कशंस एंड मीटिंग्स आर अमंगस्ट फ्यू, भैया फ्यू कैसे होगा, जब डेमोक्रेसी है तो फ्यू थोड़ी होना चाहिए, ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। डिस्कशंस एंड मीटिंग्स अकर व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, बिल्कुल सही बात है। जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितने ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, एक साथ काम करेंगे, उतने ज्यादा डिस्कशंस और मीटिंग्स जो है वो होनी चाहिए। सभी के ओपिनियन जो है उसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो बी जो है बात बिल्कुल सही है, डिस्कशन नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता, और अनट्रूली क्राउडेड रख करके कोई भी फायदा नहीं है। आप इंडिया में देखते होंगे कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं तो देखते हैं सभी लोग आकर के उस डिसीजन के अंदर क्या करते हैं, अपने अपने ओपिनियन रखते हैं। तो डेमोक्रेसी बेसिकली इसी के ऊपर बेस भी है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, जो कि है डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, डेमोक्रेसी किसी भी और तरह की गवर्नमेंट के जो फॉर्म है, जो टाइप्स है, उससे बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि ये इट्स अलाउ चेंज, अलाउइंग वोटिंग, अलाउइंग राइट टू ओपिनियन, इट्स अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। तो ये बात इसकी बिल्कुल सही है कि भाई ये अपनी गलती सुधारने का मौका देती है, ये काफी अच्छी चीज है। अगर आपने कुछ गलती करी, आपकी सत्ता चली गई है, ठीक है, आप रूलिंग पावर से हट चुके हैं, तो आपको आपके पास अभी भी मौका है। आप जो है अब सही से काम कर सकते हैं, जनता के बीच अपने आप को ज्यादा अच्छे से जो है फैसिलिटेट के तौर पर जो है यूज कर सकते हैं, और उनकी ज्यादा मदद करेंगे तो भाई पक्का अगली बार भी आपको जीतने का दोबारा से मौका मिल सकता है। भाई यही तो होता है डेमोक्रेसी के अंदर कि भाई किसी की पार्टी गई तो वो दोबारा भी जीत सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं जीत सकती। केवल डिपेंड करता है पीपल के ऊपर जो उस कंट्री के अंदर रहते हैं। तो 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। 30 में से आपको कितने आते थे, या आपको कितना पता था, कितने आपको सही गए, क्या गलत गया, नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हमें आपके कमेंट्स की काफी ज्यादा इंतजार रहते हैं। लाइक शेयर कर दीजिएगा, और सबसे अच्छी चीज़ है कि भैया आप बुक्स को भी साथ साथ में पढ़िए, साथ में एमसीक्यूज करते रहिए स्टडी ब्लॉग एजुकेशन से। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन एकदम बहुत ही गजब की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारे सवाल जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बेहतरीन सवाल जो है आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं सीधा हमारे फ्रंट पेज की तरफ, जो कि हमारे लिए ये था जिसको हमने आज जाना, क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसके हमने 30 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को कर ली हैं, जो कि आपके काफी काम आएंगे, गारंटी है काफी काम आएंगे। ठीक है, बशर्ते ये है कि आपको ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, समझना है। एग्जाम तक नो मस्ती नो कुछ। ठीक है, एकदम भाई एकदम पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, माता पिता का नाम रोशन करिए, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम पर आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपके एग्जाम के लिए। आपको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आपका एग्जाम कैसा गया आप वो भी आकर के हमें जरूर बताइएगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।